हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आरएसएसबी जेईई भर्ती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए है। बाकी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिए है वो भी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, आपको भी चीज़ें समझ आएगी। जैसे इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं बहुत सारे बच्चों के, जैसे कि मेरी क्वालिफिकेशन ये, तो मेरे को कौन से डिपार्टमेंट को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, है ना। या फिर जैसे फॉर्म भरने स्टार्ट हो तो उसके बाद में कोई कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे हैं, कोई ओटीआर के बारे में पूछ रहा है, कोई किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो अपडेट और जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता अक्सर ये है कि फॉर्म पहले भर देते हैं बच्चे, उसके बाद में सर ये चीज़ एडिट होगी या नहीं होगी, एडिट होने का ऑप्शन कब आएगा, मैंने फादर के नाम में ये कर दिया, फोटो के अंदर ये कर दिया, मेरे नाम में ये कर दिया। तो वो सब चीज़ें अभी से जान लीजिएगा, उसके बाद में आवेदन करना, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं है। वो ना, अभी आप कड़ी मेहनत करते हो, डीवी वाले टाइम में जाओ और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, या फिर एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की मानसिक संतुलन खराब करने वाली चीज़ें हो, तो वो चीज़ें नहीं हो। अभी जो चीज़ें आप फॉर्म के अंदर भरोगे ना, ज्वाइनिंग तक, यहाँ तक कि आपका जो आगे का कैरियर है, प्रमोशन वगैरह सारा सिस्टम है, वो फॉर्म के अंदर जो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उन पे डिपेंड है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से चीज़ों को देखना और उसके बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी ये चीज़ें, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। देखिएगा, सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की इस बार के नोटिफिकेशन में जो कि इन्होंने क्लियर लिख रखा है भी, हम जब एडिट करने का ऑप्शन देंगे ना, उस टाइम भी आप इन चीज़ों को एडिट नहीं कर पाओगे। तो सीधी सी बात ये कि डीवी वाले टाइम में आपको उन चीज़ों के मिस्टेक करते तो प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा अपने को काम नहीं करना है। देखो, एक एक करके चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चीज़ है फोटो का इन्होंने मेंशन कर रखा है भी 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये रहेगा कि जो भी बच्चे नए पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाते कम से कम 7-8 फोटो एक साथ निकलवाइएगा, और इतनी तो वो निकालते ही निकालते। उसके बाद फोटो के नीचे डेट डलवा दीजिएगा, डीओपी डेट ऑफ फोटो, तो वो डाल दीजिएगा, है ना। नई फोटो होगी तो आगे नए एग्जाम के अंदर कोई शक करेगा, नई आपकी ज्वाइनिंग टाइम पे कोई शक करेगा। फोटो है, इसका बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, ब्लैक एनक वगैरह लगा के फोटो नहीं खींचवाने हैं। और फोटो अगर एनक लगा के खींचाते हो ट्रांसपेरेंट वाला, तो उस पर प्रकाश लाइटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फॉर्म रिजेक्ट होने का मेन जो कारण होता है, पिछली बार भी हुए थे फॉर्म इसी वजह से रिजेक्ट, फोटो मोबाइल से खींच के जब बच्चे अपलोड करते हैं ना, तो वहाँ पे दिक्कत आती है ना। या तो साइज छोटा बड़ा रह जाता है, या पिक्सल सही नहीं आते, है ना, या फिर फोटो की क्लियरिटी सही नहीं आती। तो अच्छा ये रहेगा कि ई मित्र पे जाकर के आप फॉर्म भरवाएं, ताकि वहाँ से इसके अंदर से फोटो स्कैन हो जाए, पिक्सल वगैरह वो पूरे के पूरे सेट करके फॉर्म भर देती है। तो ये इस चीज़ का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिग्नेचर है, बहुत ज़्यादा इश्यू तो नहीं है, लेकिन वो चीज़ है कि आपकी सिग्नेचर परमानेंट है वही करना, अलग अलग नहीं होने चाहिए भी एग्जाम के अंदर कोई और कर रहे हो, यहाँ पे कोई और कर दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई बात नहीं है। उसके बाद देखो, आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, जेंडर वगैरह, इनके अंदर बाद में परिवर्तन नहीं कर पाओगे। अक्सर यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, मेरे नाम के आगे ये चीज़ लिखी हुई है, ई मित्र वाले ने नहीं लिखी, या नहीं लिखी हुई है लेकिन ई मित्र वाले ने लिख दी। नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ, किसी भी प्रकार की ई मित्र वाले की मिस्टेक है, कंप्यूटर वाले की मिस्टेक है, वो स्टूडेंट की खुद की गलती मानी जाएगी। तो आपको ये चीज़ें नहीं करना है। फॉर्म सबमिट करने से पहले 2 बार चेक कर लेना है। उनको बोल देना भैया रुक जा, अच्छी तरीके से देख लेता हूँ। जब कॉन्फिडेंट हो जाते उसके बाद में फॉर्म सबमिट करवाइएगा। इनके अंदर कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर पाओगे। इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, परसेंटेज, एड्रेस, छोटी बड़ी जो भी चीज़ें, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद में 7 दिन का टाइम रहेगा फॉर्म को एडिट करने का। लेकिन ये जो चीज़ें लिखी है, किसी प्रकार का कोई एडिट नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। डीवी वाले टाइम में आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में ओटीआर वाला, ई केवाईसी वाला इन्होंने सिस्टम चला रखा है। तो आप अपने आधार कार्ड है, भामाशाह कार्ड जो भी है, जिससे आप ई केवाईसी करोगे, ओटीआर करोगे, तो देख लेना उनमें नाम वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर सही है क्या। क्योंकि अभी क्या कि फॉर्म के अंदर सारा डेटा है वो आधार कार्ड से फेच हो रहा है, उसके अंदर गलत है तो वो गलती आएगा, पहले आपको उसके अंदर एडिट करवाना पड़ेगा। तो टाइम से वो चीज़ें संभाल लेना, ताकि कोई मिस्टेक है तो भी आप उसके अंदर चेंज करवा सको। वरना क्या है कि लास्ट में आप करोगे कि बाद में भरेंगे फॉर्म ये हुआ, और उसके बाद में उनके अंदर दिक्कत हुई, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का लगेगा। यूआर कैटेगरी वालों बच्चों को, अदर स्टेट को इसकी जरूरत नहीं है। SC ST वाले जो बच्चे हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर की वैलिडिटी 1 साल होती है। हालांकि एफिडेविट लेकर के वो 3 साल चला सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों पर आपको नहीं जाना है। नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइएगा। BARC वाले बच्चों को ये दिक्कत आ गई, उन्होंने पुराने कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिए।
डीवी वाले टाइम में नए भी लेके गए करंट के और पहले वाला पुराना वाला लेके गए, लेकिन उन्होंने बोला जब फॉर्म भरे थे उस टाइम पीरियड का हमारे को चाहिए, तो बैक डेट के अंदर वो बनाना संभव नहीं है। तो आगे ये दिक्कतें नहीं आए, ये आप ध्यान रखिएगा, खुद समझदार हो, एक एक करके चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ और है, देखो प्रिपरेशन को लेकर के बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी कहीं कोई वीडियो कोर्स ले रहा है, कोई किसी की किताब लेके आ रहा है, कोई किसी की किताब ले, आपके पास में लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, अच्छा कंटेंट पढ़ना है, स्टैंडर्ड जो कंटेंट है वही पढ़ना है। मार्केट के अंदर गलतियों से भरी हुई बुक्स आपको मिलेगी, और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं सिलेक्शन होने में नहीं होने के अंदर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का गैप रहता है, इस प्रकार की बुक्स के अंदर गलतियां भी आती है। तो उन चीज़ों को ध्यान से देख करके जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उन्हीं का आपको उपयोग करना है, ठीक है। ये चीज़ें अच्छी तरीके से आप कंटेंट पढ़ो, रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज लगाओ और एग्जाम दो, कॉन्फिडेंस के साथ में सिलेक्शन होगा। बाकी देखो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, हमारी जितनी हो सकती है उतनी हमारी कोशिश रहती है। पिछली बार भी हमने जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए थे। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है technicaljobgyan.in के नाम से, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और एप्लीकेशन भी है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल है और सिविल है, दोनों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए खासतौर से डिप्लोमा के लिए कंप्लीट टेक्निकल का जो सिलेबस है लगभग 400 के आसपास में पेजेज है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। और खास तौर से जब आपके पास में 2 ही महीने का टाइम है, अच्छी तरीके से इस कंटेंट को पढ़ो और उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पिछली बार की भर्ती के अंदर भी हमने इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए कंटेंट दिया था, बहुत अच्छा बच्चों का फीडबैक आया था, उसी चीज के अकॉर्डिंग हम इस बार भी कुछ चीजें अपडेट करके और यहाँ पे हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। मार्केट के अंदर हिंदी की आपको बुक्स नहीं मिलेगी, और कोई एक आधी मिल भी जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड ऑथेंटिक नहीं है, उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। बाकी देखो जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, यहाँ पे देखो 3 डॉट का ऑप्शन आएगा मोबाइल में, जैसे आप साइट खोलोगे तो ऐप के अंदर तो हैंड रिटन नोट्स का अलग से आपको टैब मिलेगा, वीडियो कोर्स का अलग से मिलेगा। यहाँ पे देखो ऑल पेड कोर्सेज का एक ऑप्शन है। जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे डिप्लोमा से है और जिनको कंटेंट पढ़ने से चीज़ें समझ में नहीं आती, या फिर किसी अच्छे टीचर से जिन्होंने पहले कोचिंग वगैरह कुछ नहीं कर रखा है, तो उनके लिए डिप्लोमा लेवल का ऑलरेडी पढ़ने टेक्निकल का कंप्लीट वीडियो कोर्स है वो दे रखा है ना। लगभग 100 घंटे की क्लासें मैं दे चुका हूँ, 25-30 घंटे की क्लासें इनके अंदर बहुत जल्द अपन अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी आपको चैप्टर बाय चैप्टर करवाई जाएगी, हर चैप्टर एंड होने के बाद में उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न उनका भी व्याख्या सहित में सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरीके से टेक्निकल, यानी कि उम्मीद टारगेट ये लेके चल रहे कि 80/80 के अकॉर्डिंग, बाकी कितने आप लेके आओ, मेरी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी, कंप्लीट चीजें मैं ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप पे डिपेंड है मेरे साथ आप कितनी मेहनत करते। तो सारा कंटेंट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मिल जाएगा। और वैसे देखो टेक्निकल जो टर्म्स है, टेक्निकल जो वर्ड्स है, वो इंग्लिश में भी साथ में एक्सप्लेन किए गए, कोई दिक्कत है नहीं। सबकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंटेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऑथेंटिक कंटेंट जरूरी है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है। आज कोई बुक पढ़ लेके आ रहे हो, 10 दिन बाद किसी दूसरे स्टूडेंट के पास में देख ली तो वो लेके आ गए, तो लिमिटेड टाइम है, इसमें आपको फोकस करना है, खुद को मतलब क्या कि थोड़ा कंट्रोल करके पढ़ना है चीज़ों को। उसके बाद में आज यहाँ पे जो बच्चे डिपार्टमेंट्स फॉर्म 1 भरने या फिर 2 भरने, कितने फॉर्म भरने हैं जिन बच्चों को पता नहीं है, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं ना फॉर्म के स्टार्टिंग में ऑनलाइन भरते टाइम, वो नोटिफिकेशन में कौन सी ट्रेड वाला बच्चा, डिप्लोमा या डिग्री वाला बच्चा किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि आपके पास में डिग्री भी है तो यहाँ पे जा करके आपको पहले एक आवेदन करना है। उसके बाद मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की यहाँ पर भी एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्वालिफिकेशन, यहाँ पे जाकर के आपको अलग से फॉर्म भरना होगा। इस हिसाब से जितने में आप एलिजिबल हो उतने अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरा नाम देखो, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर, तो यहाँ पर आकर के भी एक दूसरा फॉर्म आपको सबमिट करना। तो इस हिसाब से जितने में आप एलिजिबल हो उतने आपको अलग अलग फॉर्म भरने हैं। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बस वही है कि डिपार्टमेंट चूज करना होता है, भी कौन सा मतलब क्या कि प्रेफरेंस भरवाते हैं यार, उसी के अकॉर्डिंग बाद में आपको डिपार्टमेंट मिलता है। तो ये चीज़ें खास तौर से ज्वाइनिंग करने के बाद में पता चलती है कि अपना डिपार्टमेंट और दूसरे बच्चे ने ज्वाइन किया उनके अंदर क्या फ़र्क है, कहीं पे वर्कलोड ज़्यादा है, कहीं पे वर्कलोड कम है, कहीं पे प्रमोशन कम है। तो ये सब चीज़ें भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। तो ये आपके सामने 6 डिपार्टमेंट है
देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें सिविल वाले बच्चों के लिए, तो सबसे अच्छा जो डिपार्टमेंट है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट माना जाता है। 10 से 15% जो स्टाफ होता है वो इलेक्ट्रिकल का मान लीजिए, बाकी सारा सिविल का यहाँ पे होता है। तो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट आपके लिए ये होने वाला है। उसके बाद देखिए, इस प्रकार के सिविल वाले बच्चे जो चाहते हैं कि बस मौज मस्ती करें, छुट्टियाँ काटें, पब्लिक डीलिंग का काम नहीं हो, तो इस प्रकार के बच्चे WRD विभाग है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और पंचायती राज विभाग जो कि इस बार नया एड हुआ है, प्योर सिविल का डिपार्टमेंट है, भर भर के आगे प्रमोशन इसके अंदर होने वाले हैं, तो पीआरटी डिपार्टमेंट है, इसको आप चूज कर सकते हो। डीएलबी है, ये खास बहुत ज़्यादा सिविल के लिए अच्छी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर छोटा एरिया होता है, लिमिटेड सीटें होती है, तो प्रमोशन थोड़े लिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये दोनों वैसे देखें तो छोटे डिपार्टमेंट है, डीएलबी और एग्रीकल्चर वाला, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट करिएगा। लेकिन ऊपर आपको पीडब्ल्यूडी रखना है, उसके बाद में WRD रख सकते हो, पीआरटी रख सकते हो, उनके बाद में इन दोनों में से किसी का चयन कर सकते हो। उसके बाद इसी हिसाब से मैकेनिकल वाले बच्चे हैं। मैकेनिकल के लिए अगर अपन बात करें ना, तो PhD है, उसके अंदर मैकेनिकल की वैकेंसी है, और दूसरी आपकी WRD के लिए। सबसे पहली चीज़ तो है कि आपके लिए वर्कलोड जिसके अंदर कम रहेगा वो रहेगा ये वाला। PhD तो इस प्रकार का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग का काम होता है। सरकारी फोन पूरे दिन बजता ही रहता है, जेईन बहुत सारे जो कॉल करते पीछे सेलेक्ट हुए परेशान है कि सर कोई भी आ रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, नौकरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। तो ये बच्चे डायरेक्ट आप WRD है ये पहले सेलेक्ट कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद में PhD आपके लिए मेरे हिसाब से 2 ही ऑप्शन है नोटिफिकेशन में। ठीक है, और उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए देखो, आगे प्रमोशन के हिसाब से देखें ना, तो वो तो आपके लिए PhD बढ़िया है। PWD के अंदर भी आपके लिए वैकेंसी है, लेकिन आगे देखो जेईएन की बहुत कम वैकेंसी है, तो एएन की सीटें तो और भी लिमिटेड रहेगी और भी कम रहेगी। तो यहाँ पे प्रमोशन है वो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा लेट होगा, तो उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंग आगे ग्रोथ देखें तो यहाँ पे PhD वाला डिपार्टमेंट है वो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप PWD दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आ गई होगी। अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, आपके पास लिमिटेड टाइम है, हर एक बच्चे के पास में इतना ही टाइम है जितना आपके पास में टाइम है। बस वो कि जो ज़्यादा टाइम पढ़ाई करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, वो बच्चा यहाँ पे सिलेक्शन ले लेगा। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करिएगा, आप अपना फॉर्म भर दो, फ्री हो जाओ, उसके बाद में अच्छे कंटेंट के साथ में जाओ, है ना, अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओ, टेस्ट सीरीज पे जाओ, आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। और बाकी देखो, टेलीग्राम चैनल में अगर ऐड नहीं हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको ज़रूर ज्वाइन करना, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट होती है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब के नोटिफिकेशन तो कई बार मिलती है और कई बार नहीं भी मिलती है, तो टेलीग्राम एक बार चेक कर लिया तो बस सारी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू।